एपिसोड 4 की शुरुआत में अय्यासे और ओकारुन उस सुरंग में वापस आते हैं जहां टर्बो ग्रैनी ने पहली बार ओकारुन को अपने वश में किया था। दोनों ही उस भयानक सुरंग में घुसने से डरते हैं और इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि पहले कौन अंदर जाएगा। वे एक समझौता करते हैं और साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे पर पीछे छूट जाने का आरोप लगाते हैं तो झगड़ना जारी रहता है। अय्यासे की रोशनी सुरंग के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले एक विशाल टर्बो ग्रैनी के सिर पर चमकती है। ओकारुन घबरा जाता है, लेकिन अय्यासे टर्बो ग्रैनी को कमजोर करने के लिए शोनो सिटी से बाहर भागने की योजना पर अड़ा रहता है। दुर्भाग्य से जब वे पीछे मुड़ते हैं तो एक और विशाल टर्बो ग्रैनी का सिर होता है, जिससे उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती। टर्बो ग्रैनी के दो विशालकाय सिर धीरे धीरे अय्यासे और ओकरुन के करीब आते हैं। अय्यासे ओकरुन के बैग से 4 बेसबॉल बैट पकड़ती है और अपने उत्तोलन का उपयोग करके उन सभी को एक सिर पर फेंकती है। विशालकाय सिर की आंखें मुंह में बदल जाती हैं और अय्यासे की घृणा के कारण चारों बैट निगल जाती हैं। ओकरुन अय्यासे से शाप के भौतिक हिस्से को छोड़ने के लिए कहता है ताकि वह वापस लड़ सके, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, टर्बो ग्रैनी शाप वापस ले लेती है। इससे ओकरुन शक्तिहीन हो जाता है। अय्यासे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से शाप को खत्म होते हुए देख पाती है। उन पर अपनी शक्ति चुराने का आरोप लगाने के बाद टर्बो ग्रैनी के सिर अपने विशाल मुंह खोलकर उन दोनों पर झपट पड़ते हैं। अय्यासे को याद आता है कि उसकी दादी ने उसे बुजुर्ग भूत को दौड़ में शामिल करने के बारे में क्या बताया था, और वह वैसा ही करती है। टर्बो ग्रैनी को अपमानित करते हुए अय्यासे उसे टैग का खेल खेलने के लिए मजबूर करती है। दो विशाल सिर टर्बो ग्रैनी के सामान्य छोटे शरीर में बदल जाते हैं और बुजुर्ग भूत दिखाता है कि वह अय्यासे के तानों से कितनी नाराज है, यह मानते हुए कि वह किसी भी तरह से नहीं हारेगी। टर्बो ग्रैनी चुनौती लेने के लिए सहमत हो जाती है। एक बार जब वे मैच के नियम स्थापित करते हैं तो अय्यासे और ओकारुन इस वादे के साथ दौड़ना शुरू करते हैं कि उनके पास 10 मिनट हैं। टर्बो ग्रैनी के इस बात के बावजूद कि वह धोखेबाजों से कितनी नफरत करती है, वह इसके बजाय 10 सेकंड गिनती है। वह सबसे पहले अय्यासे को पकड़ती है, उसे आकार बदलने वाले हाथों के हमले में घेर लेती है जो आगे चलकर एक ठोस आवरण में बदल जाता है। ओकारुन अय्यासे को घेरे से बाहर निकालने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। जैसे ही ओकारुन अय्यासे को छुड़ाने की कोशिश करता है, टर्बो ग्रैनी घेरे के ऊपर प्रकट होती है और ओकारुन को बताती है कि अब उसकी बारी है। इस बार उसकी गिनती और भी अव्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि ओकारुन उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि अय्यासे ने कभी नहीं बताया कि उसे कैसे गिनना चाहिए और अपनी विचित्र गिनती जारी रखती है। ओकारुन के पास चुपके से पहुंचते हुए टर्बो ग्रैनी उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है और ओकारुन को अय्यासे की याद आती है। अय्यासे के साथ अपनी दोस्ती के वास्तविक क्षणों से प्रेरित होकर ओकारुन टर्बो ग्रैनी से भिड़ जाता है और उसकी छाती पर काट लेता है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन को अपने ऊपर से हटाने के लिए इधर-उधर भागती है, लेकिन उसके जबड़े की पकड़ ढीली नहीं पड़ती। टर्बो ग्रैनी को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती है और वह पहचानती है कि यह ओकारुन के पारंपरिक कपड़ों की वजह से है। वह निष्कर्ष निकालती है कि उसे रोकने का एकमात्र तरीका उसे अपने कब्जे में लेना है। ओकारुन के शरीर पर कब्जा करना आसान है और कुछ ही सेकंड में, लेकिन फिर भी उसे पारंपरिक कपड़े उतारने पड़ते हैं। ओकारुन के साथ लड़ाई कितनी मुश्किल थी, इससे निराश होकर वह सवाल करती है कि क्या वह किसी
जादूगर से जुड़ा हुआ है। ओकारुन के और कपड़े उतारने के बाद टर्बो ग्रैनी अय्यासे को खाने के लिए आगे बढ़ती है। असहनीय दर्द के कारण वह वहीं रुक जाती है। आवरण से अय्यासे की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि यह पता चलता है कि उसने बिना देखे अपनी शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता हासिल कर ली है। अपनी स्पर्श की शक्ति से अय्यासे ओकारुन के शरीर के भीतर टर्बो ग्रैनी के असली रूप को कुचल देती है। दर्द के बावजूद टर्बो ग्रैनी अय्यासे पर हमला करती है। आखिरी सेकंड में अय्यासे बुजुर्ग भूत को पूरी तरह से पकड़ लेती है। ओकारुन अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लेता है। अय्यासे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है और टर्बो ग्रैनी ओकारुन के शरीर से चिपके हुए एक छोटे से सांप में बदल जाती है। अय्यासे टर्बो ग्रैनी की अपमानजनक स्थिति का आनंद लेता है, लेकिन राहत तब बाधित होती है जब सुरंग के माध्यम से एक कर्कश आवाज गूंजती है, ग्रैनी को वापस दे दो। सुरंग की दीवारें ढह जाती हैं, क्योंकि एक विशाल केकड़ा अंदर घुस जाता है और सांप के आकार की टर्बो ग्रैनी केकड़े को उन्हें मारने के लिए चिल्लाती है। इसे स्थानबद्ध आत्मा कहती है। अय्यासे और ओकारुन आत्मा की पिटाई में फंस जाते हैं और अराजकता को बाधित करते हुए शुरुआती थीम बजना शुरू हो जाती है। ऑकल्ट जोड़ी अपने और स्थानबद्ध आत्मा के बीच कुछ दूरी बनाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन यह केवल कुछ सेकंड तक ही चलती है। चिल्लाते हुए ओकारुन पूछता है कि यह केकड़े का रूप क्यों लेता है, और अय्यासे कहता है कि इसका एक कारण है, मृतक खुद को मीठे पानी के केकड़ों में बदल लेते हैं ताकि वे स्टाइक्स नदी को पार कर सकें। जबकि स्थानबद्ध आत्मा बेतरतीब ढंग से एक सड़क के संकेत पर हमला कर रही है। अय्यासे ओकारुन को टर्बो ग्रैनी की शक्तियों को चैनल करने में मदद करता है। ओकारुन उन पर हमला होने से पहले ही पल भर में बदल जाता है और स्थानबद्ध आत्मा के क्षेत्र शोनो सिटी से भागने के लिए आगे बढ़ता है। जिस गति से ओकारुन भाग रहा है और अय्यासे के अतिरिक्त वजन के साथ, वह अपने पहाड़ी रास्ते पर एक मोड़ नहीं बना सकता और मुक्त रूप से गिर जाता है, जबकि अय्यासे तनाव से बाहर निकलने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। ओकारुन अपने पैरों को इतनी तेजी से मोड़ता है कि वह एक हेलीकॉप्टर की तरह तैरता है, लेकिन केवल एक सेकंड के लिए। ओकारुन की ताकत खत्म हो जाती है और वे अपनी घातक गिरावट जारी रखते हैं। हालांकि ओकारुन उनके गिरने को कम करने के लिए एक इमारत के किनारे को पकड़ लेता है। अपने उतरने से उबरने पर उन्हें पता चलता है कि ओकारुन ने 2 फुल थ्रॉटल में से एक का इस्तेमाल किया है, जो तब होता है जब वह पूरी गति से होता है। विशाल केकड़ा उन्हें पकड़ता है और दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरता है, जिससे उनके पीछे की इमारत नष्ट हो जाती है। अय्यासे ने देखा कि उसकी पीठ पर मानव चेहरे हैं। जैसे ही ऑकल्ट जोड़ी शोनो सिटी से गुजरती है, अय्यासे उसे देख रहे लोगों से शर्मिंदा होती है। वे विशाल दुश्मन केकड़े को नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे एक लड़की को पीठ पर बिठाकर सवारी करते हुए देखते हैं। ओकारुन की सहन शक्ति कम होने के कारण अय्यासे कई मंजिलों वाले स्नान घर से होकर जाने का फैसला करती है। उसकी उम्मीद है कि इमारत उग्र केकड़े को धीमा कर सकती है, लेकिन यह तुरंत ही धराशायी हो जाती है क्योंकि इमारत आसानी से नष्ट हो जाती है। अंदर मौजूद संरक्षकों को लगता है कि यह एक विस्फोट है। भाप से भरे स्नान घर के अंदर ऑकल्ट जोड़ी को विशाल केकड़े ने घेर लिया है। ओकारुन घबरा जाता है, लेकिन अय्यासे अपनी शक्तियों का उपयोग करके मुख्य पानी की पाइप को तोड़ देती है, जिससे केकड़े को उबालने के लिए पर्याप्त गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी के झरनों से निकलने वाली गर्मी केकड़े की मांसपेशियों को तनाव देती है और वह हिलना बंद कर देता है,
जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। शोनो सिटी की सीमा के पास ऑकल्ट जोड़ी का सामना एक बड़ी भीड़ से होता है, जिसमें टर्बो ग्रैनी द्वारा पास के कब्रिस्तान से बुलाए गए आत्माओं का वास होता है। वह बताती है कि उसके पास अभी भी इतनी शक्ति है क्योंकि वह अपने क्षेत्र में है। उनके पीछे जॉम्बी की भीड़ और उनके आगे की इमारतों से टकराते विशाल केकड़े के साथ ऑकल्ट जोड़ी फिर से फंस जाती है। अय्यासे ने जोर देकर कहा कि ओकारुन को अपनी शक्तियों का फिर से उपयोग करने की आवश्यकता है, भले ही वह शहर से बाहर न निकल पाए। ओकारुन रूपांतरित हो जाता है और वे दोनों टर्बो ग्रैनी के अपमान को अनदेखा करते हैं जब वे कुछ देर के लिए हाथ मिलाते हैं। ओकारुन जॉम्बी भीड़ के बीच से भागता है, जबकि अय्यासे अपनी शक्तियों से उसका रास्ता बनाती है और उसके लिए ज्यादा जगह बनाने के लिए शवों को एक तरफ धकेलती है। अय्यासे अपनी शक्तियों की टेलीकाइनेटिक पकड़ का इस्तेमाल करके उन्हें आसमान में उछालती है और इमारतों के बीच से उड़ती है। विशाल केकड़ा उनके सामने दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन अय्यासे उस पर एक कार फेंकती है, जिससे सीट जिससे उसकी गति इतनी देर के लिए रुक जाती है कि ओकारुन उसके शरीर के साथ भाग सके। वह आगे कूदने के लिए केकड़े को लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल करता है। उनके मार्ग के तिरछे होने के कारण अय्यासे एक निर्माण स्थल को पकड़ लेती है और उन्हें सही रास्ते पर ले जाती है। ओकारुन की गति के साथ हवा में झूलती है। जैसे ही वे आसमान में उड़ते हैं, अय्यासे एक ट्रेन को देखती है और मुस्कुराती है, जब तक उसे एहसास नहीं हो जाता कि ओकरुन ने अपना शापित रूप खो दिया है। अय्यासे अपनी शक्तियों को पैराशूट की तरह काम करने वाले बड़े हाथों के आकार में बदलकर उनके गिरने को रोकती है। अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करके ओकरुन उन्हें सुरक्षित लैंडिंग देने के लिए रूपांतरित हो जाता है, जिससे वह अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। वे दोनों दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेट जाते हैं जब तक कि अय्यासे को एहसास नहीं हो जाता कि सांप टर्बो ग्रैनी चला गया है। टर्बो ग्रैनी ऑनकल्ट जोड़ी के बीच में आती है और ओकारुन पर जोरदार किक से हमला करती है। अय्यासे टर्बो ग्रैनी की दूसरी किक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमला डिफेंस को तोड़ देता है। विशाल केकड़ा और जॉम्बी भीड़ के उन्हें पकड़ने के बाद टर्बो ग्रैनी अय्यासे और ओकारुन से बात करती है। अय्यासे खुद को अपमानित करके पीछे धकेलती है। पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित, टर्बो ग्रैनी स्थानबद्ध आत्मा के साथ वापस जुड़ जाती है। उनके शरीर के अंगों के एक विशाल फ्रैंकस्टीन संलयन में बदल जाती है। टर्बो ग्रैनी उन्हें भागने की चुनौती देती है, उन्हें एक और बढ़त के साथ चिढ़ाती है। अय्यासे कहती है कि इसमें केवल 1 सेकंड लगेगा। अय्यासे अपना हाथ पीछे खींचती है और जैसे ही दूसरी ट्रेन गुजरती है, वह उसे पकड़ लेती है और खुद को और ओकारुन को ट्रेन की छत पर फेंक देती है। आमतौर पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के साथ वे आखिरकार टर्बो ग्रैनी के 100 किलोमीटर के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। दुर्भाग्य से बुजुर्ग भूत विशाल केकड़ा संकर उन्हें पकड़ने में सक्षम है, क्योंकि ट्रेन एक मोड़ पर धीमी हो जाती है। यह अय्यासे को परेशान नहीं करता, क्योंकि वह बताती है कि टर्बो ग्रैनी को ताना मारना पूरी योजना का हिस्सा था। ट्रेन में विशालकाय आत्मा के साथ यह पता चलता है कि अय्यासे की दादी शोनो सिटी और कामिगो सिटी के बीच की सीमा पर प्रतीक्षा कर रही है। ट्रेन की पटरियों के दोनों ओर सुरक्षा कीलें लगी हुई हैं। एक अन्य कैमरा एंगल से शहरों की सीमा को चिह्नित करने वाले दर्जनों सुरक्षात्मक तावीज भी दिखाई देते हैं। टर्बो ग्रैनी के विलय से बाहर निकलने के प्रयास के दौरान अय्यासे विशालकाय को रोक लेता है। जैसे ही वे सीमा पार करते हैं, टर्बो ग्रैनी और स्थानबद्ध आत्मा दोनों एक चमकीले नीले विस्फोट में नष्ट हो जाते हैं।
जब टर्बो ग्रैनी और स्थानबद्ध आत्मा नष्ट हो जाती है, तो पीछे छोड़े गए विस्फोट में कई युवा लड़कियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। अय्यासे उन्हें देखकर चौंक जाता है। ओकारुन के बेहोश होने के बाद अय्यासे उसे ट्रेन से उतार देता है, लेकिन समय में पीछे मुड़कर देखता है कि टर्बो ग्रैनी जैसी दिखने वाली चीज की राख फीकी पड़ रही है। ओकारुन अचानक घबराकर जाग जाता है, लेकिन अय्यासे उसे आश्वस्त करता है कि वे जीत गए हैं। अगले दिन अय्यासे, ओकारुन और अय्यासे की दादी सुरंग में उन लड़कियों के जीवन के लिए प्रार्थना करने जाते हैं जिन्हें अय्यासे ने विस्फोट में देखा था। अय्यासे की दादी बताती हैं कि सुरंग में उन लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनके जैसे स्पिरिट मीडियम को एहसास हुआ कि टर्बो ग्रैनी ऐसी जगहों पर दिखाई देती हैं। उनका सिद्धांत है कि टर्बो ग्रैनी ने उन लड़कियों की आत्माओं को सांत्वना दी जो शांति से आराम नहीं कर सकती थीं। हालांकि वह जीवित लोगों के खिलाफ बुजुर्ग भूत की हरकतों को सही नहीं ठहराती हैं। लड़कियों के बारे में कहानी सुनकर अय्यासे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी दादी जीवित और मृत लोगों के बीच जटिल सह अस्तित्व के बारे में बताती हैं। दोनों पक्षों के लिए एक निश्चित स्तर का सम्मान आवश्यक है। उस रात ओकारुन अय्यासे के घर जाता है और उसके और उसकी दादी के साथ केकड़ा खाना खाता है। जब अय्यासे और उसकी दादी केकड़े के मांस को लेकर झगड़ते हैं, तो ओकारुन उन्हें अपना हिस्सा दे देता है, क्योंकि हाल ही में हुई उनकी तकलीफ के बाद उसे यह भोजन बेस्वाद लगता है। जब अय्यासे और ओकारुन रात के लिए अलविदा कहते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। ओकारुन के अय्यासे की संपत्ति छोड़ने से पहले अय्यासे दिन को कल मिलते हैं कहकर समाप्त करने का फैसला करती है। एपिसोड का अंत ओकारुन के इस वादे से भावनात्मक रूप से प्रभावित होने के साथ होता है कि वे अभी भी दोस्त रहेंगे।